आणविकता किसे कहेंगे? यहाँ ये आणविकता देखें, किसी भी अभिक्रिया, ये कह रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, ये ध्यान रखना आपको, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उसे हम क्या कहेंगे? आणविकता कहते हैं। माना कोई संतुलित अभिक्रिया है ना, और उसमें हमने देखना है कि जो अभिकारक हैं उनके अणुओं की संख्या कुल कितनी है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? आणविकता कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? आणविकता कहेंगे। जैसे सपोज हमारे पास पहली एक अभिक्रिया दी हुई है, ये दी हुई है NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट। क्या दिया हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। और इससे क्या हुआ? जब हम एरो बनाया हुआ है, ये बना हुआ है N2 + 2H2। तो ये क्या, इसमें यदि हम देखेंगे तो अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है? अभिकारक अणुओं की संख्या देखनी बेटा हमें, अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है? कोई बताएगा अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी दिखाई दे रही है इसमें? कोई नहीं बता पा रहा बेटा, तू कैसे बता दो कितना है अभिकारक अणु कितने हैं इसमें? सर 6। 6। आपने ये जोड़े होंगे बेटा, है ना? सर 8 है। 8 है, अभिकारक अणु 8 है। और सर 2 है। 2 है। और ये ध्यान रखो बेटा, चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को पता नहीं लगा। जो अणुओं की संख्या देखी जाती है, अमोनियम नाइट्रेट ये एक अपने आप में एक अणु है। संख्या कहाँ से होना था? यदि यहाँ 2 होता है इससे पहले। जैसे यहाँ देखो H2O के कितने अणु हैं? यदि हम H2O को देखेंगे तो H2O क्या है? अपने आप में एक अणु है, और इसके बाहर जो संख्या लगी हुई है वो क्या है? 2। तो ये 2 अणु है। ऐसे देखते हैं बेटा अणु, है ना? कोई दिक्कत नहीं, यदि आप लोगों को नहीं मालूम था। देखो इसमें देखें, इसमें कितने अणु हैं? क्योंकि N2 अपने आप में एक अणु है, ठीक है ना, लेकिन इसके बाहर कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब एक ही अणु है। यदि 2 होता है तो ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसके बाहर कोई संख्या हमने नहीं लिखी हुई थी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनको नहीं गिनेंगे बेटे, ये नहीं गिनेंगे, ये अणुओं की संख्या नहीं आती, है ना? ये तो फॉर्मूले हैं उसके। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक अणु है, कितना अमोनियम नाइट्रेट, कितना अणु है? एक अणु, तो इसलिए कहेंगे इसको एक आणविक अभिक्रिया। कोई बात नहीं, है ना? अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने 8 बोला, 6 बोला, 5 बोला, जो भी बोला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अब समझ में आ गया ना कितने अणु है? एक अणु। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा बेटा? कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? देखो दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है ना? और इज इक्वल टू क्या होगा? H2O और प्लस हाफ O2। इसमें अभिकारक अणु कितने हैं बेटा? बताओ बताओ, कोई बात नहीं। सर 1। 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप में एक अणु है, इसके बाहर कोई संख्या नहीं लिखी हुई, इसलिए क्या है? एक अणु है। यदि हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने अणु है बेटा? आधा। आधा, राइट। अब समझ में आ गया, इसका मतलब क्लियर हो गया, ठीक है ना बेटा? जो संख्या इनके आगे लिखी रहती है वो क्या कहलाती है? उसके अणुओं की संख्या कहलाती है। तो इसकी आणविकता कितनी हुई? ये एक अणु का विक्रिया हो गई। इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या 1 होती है, उसको हम कहते हैं एक आणविक अभिक्रिया। इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या क्या थी? 1 थी, तो ये क्या है? एक आणविक अभिक्रिया, ठीक है ना? दूसरा यदि हम देखते हैं, मान लीजिए हमने लिया 2HI इज इक्वल टू H2 + I2। इसमें यदि देखें बेटा, अभिकारक कितने अणु हैं? 2। दो। गुड। देखो ये HI है, ये 2 अणु है, कितने अणु हैं? 2। इसलिए इसकी आणविकता क्या होगी? 2 हो जाएगी। इसकी आणविकता क्या होगी? 2 होगी, दो। ठीक है ना? या जैसे मान लीजिए
हमने लिया एक लिया H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। इसमें कितने अभिकारक हैं बेटा? कितने दो अणु हैं दो अभिकारक के? हाँ, दो दो दो। दो कैसे कैसे? सर एक H2 टू अणु का एक Cl। गुड। देखो बेटा एक H2 हमारे पास जो है एक अणु है, एक दूसरा अणु क्या है? Cl2 है। तो एक प्लस एक ये दोनों अभिकारक है ना, तो इसलिए क्या हुए? दो हो गए। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? दो। जैसे इसकी आणविकता दो थी, इसकी आणविकता कितनी है? दो है। ठीक है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा। दूसरा देखो बेटा CH3 COO C2H5 H5 प्लस H2O और इज इक्वल टू हमारे पास बना CH3 COOH और प्लस C2H5OH C2 C ओहो, ये हटाना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा, है ना? अब एक मिनट है, दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखो ये वाली अभिक्रिया हमारे पास, ठीक है ना, ये मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है CH3 COO एंड C2H5 और प्लस इसमें H2O हमने जोड़ा। ठीक है ना, H2O जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? हम इसको बना देते हैं CH3 COOH और प्लस C2H5OH। ठीक है ना, अब बताओ बेटा इसकी हमें क्या बताना है, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो सर। सर दो सर दो कितने हैं? सर दो सर एक दो सर। ठीक, कितने हैं? दो। कुछ कुछ बच्चे बोल रहे बेटा क्लास छोड़ सकते हैं, तो ये तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, है ना? जैसे ये जो जिनकी क्लास टेस्ट है, यदि उनको लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो क्लास छोड़ सकते हैं, जिनके टेस्ट चल रहे हैं, जैसे मेहरबान सिंह के नाम से जुड़े हुए बच्चे हैं ना, तो वैसे वो आप लोगों की मर्जी है पढ़ना, है ना? ठीक है, देखो बेटा ये क्लियर हुआ, इसमें कितने अणु हैं? दो है। दो सर जैसे देखो बेटा यहाँ पर यदि देखेंगे एक अणु तो क्या है? एथिल एसीटेट है, और दूसरा जो अणु है, दूसरा अणु है हमारे पास H2O। दूसरा अणु क्या है? H2O है। तो यहाँ दो अणु है, देखो एक तो हमारे पास एथिल एसीटेट है और दूसरा H2O है ना? तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? जितने अणु उसमें भाग ले रहे होंगे इसकी आणविकता हो जाएगी दो। कितनी हो जाएगी इसकी आणविकता? इसको बोलेंगे हम, इसकी आणविकता हो जाएगी दो। इसकी कोटि कितनी होगी बेटा? सर दो दो कैसे होगी बेटा? नहीं सर एक एक क्यों होगी? ये दो जीरो चीजें सर। ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर होना तो चाहिए था इसका, देखो कोटि कैसे निकालते हैं हम लोग? कोटि निकालते हैं, जो निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं कि जो एक्टिव मास ऑफ यानी कि K निकालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा जैसे CH3 COO C2H5। ठीक है ना, इसकी घात जितने उसके अणु होंगे C2H5, इसके घात क्या आ जाएगी? उसके अणुओं की संख्या एक है, उस चीज को हम क्या मान लेते हैं? दूसरा इसमें H2O है बेटा, लेकिन इस H2O का साधारण परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए क्या माना जाएगा? ठीक बोल रहे थे तुम कि इसकी जो कोटि होगी वो एक होगी, क्योंकि इसका साधारण परिवर्तन नहीं होता है H2O का। इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक्टिव मास ऑफ H2O नहीं लिख सकते हैं, इसके घात को हम एक नहीं लिख सकते हैं। यदि इसका साधारण परिवर्तन होता तो दो होना था इसका,
इसकी आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता है 2 और कोटि कितनी है, 1 है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर H2O का सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। चलो अब ये तो है बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसकी यदि हम देखेंगे ये द्विआणु का अभिक्रिया है, लेकिन इसकी कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। आणविक तो 2 है, उसका कारण क्या है बेटा, ये H2O है, H2O का सांद्रण में परिवर्तन न होना, ठीक है ना, इसलिए इसकी कोटि क्या होती है, 1 होती, कोटि तो होगी 1, कोटि क्या होगी, 1 होगी, प्रथम कोटि होगी, लेकिन आणविकता कितनी होगी, आणविकता 2 ही होगी, क्योंकि 2 अणु इसमें भाग ले रहे हैं, एक H2O का और एक एथिल एस्टर। देखो बेटा उसके बाद और एक एग्जांपल हमारे पास है त्रिआणु का अभिक्रिया का, तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल है FeCl3 और प्लस SnCl2 और उसके बाद बनता है प्रोडक्ट, देखो 2 मॉलिक्यूल होंगे FeCl2 प्लस SnCl4, ये दिया हुआ है। इसमें देखो बेटा, इसमें आप लोग ये बता सकते हैं कितने, इसका अभिक्रिया की आणविकता क्या है, 3 सर 3 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 अणु तो FeCl किसके हैं, 2 अणु किसके हैं, यहाँ पर देखेंगे तो FeCl3 के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, FeCl3 के 2 अणु, ठीक है ना। SnCl2 के कितने अणु हैं, 1, तो 2 और 1 3 हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनकी आणविकता हो जाएगी 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ 2 ये हैं और 1 अणु ये हैं, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 3, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, आणविकता 3। अब तो समझ में आ गया हम कैसे निकाल सकते हैं आणविकता, है ना, और कोटि भी आसानी से आ जाएगा। कोटि कैसे निकालेंगे, कोटि हम निकालेंगे यदि इन दोनों अणुओं का सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास कोटि भी क्या आ जाएगा, 3, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है। इसका एक्टिव मास ऑफ, देखो इसका एक्टिव मास निकाल देंगे, घात हो जाएंगे, इसमें SnCl2 की एक्टिव मास आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो भाग नहीं लेते हैं, वो कमी है, जैसे H2O है ना, वो बीच में आ जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दूसरी अभिक्रिया है बेटा, यहाँ पर ये 2 अणु ये हैं, 1 अणु ऑक्सीजन है, तो कुल मिलाकर के 2NO2 बना, है ना। तो यहाँ पर भी इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 और 1 3 आणविकता हो जाएगी। यहाँ NO कितने हैं, 2 हैं, Cl कितना है, 1, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, त्रिआणु। तो ये क्या है, जितने अणु क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, यानी कि जितने अभिकारक अणु होंगे वो क्या कहलाएगा, उसकी आणविकता कहलाएगी, ठीक है बेटा। आणविकता और कोटि में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है ना। तो आणविकता और कोटि में क्या अंतर हो सकता है, इसमें देखेंगे तो पहला ये देखो, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है, जो कोटि है वो कैसी है, प्रायोगिक राशि, ठीक है ना। जबकि जो हमारे पास आणविकता है, आणविकता बेटा एक सैद्धांतिक राशि होती है, जो कोटि है वो कैसी राशि है, वो प्रायोगिक मान है, ठीक है ना, जो प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है ना, ये प्रायोगिक राशि है, ठीक है ना, इसको हमने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया रहता है। और जो आणविकता है, ठीक है ना, आणविकता क्या मानी जाती है, आणविकता हमारे पास होती है, ये कौन सी राशि होती है बेटा, ये सैद्धांतिक होती है, कौन सी राशि है, सैद्धांतिक राशि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, केवल हमने सिद्धांतों में पढ़ा है कि इसकी आणविकता इतनी है, ठीक है ना। कोटि देखो बेटा, कोटि शून्य, देखो कोटि शून्य, पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। कोटि को हमने क्या देखा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। यदि माना दोनों शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, दो हमारे पास, मान लीजिए हमने 2 अणु हमारे पास है, मान लीजिए ये मान लो एक हमारे पास H2 है और एक Cl2 है, और इन दोनों का सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं इसका सांद्रता परिवर्तन हो रहा है, नहीं इसका सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो तब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा दोनों के, तो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो कोटि क्या हो सकती है,
कोटि हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया हो सकती है, शून्य कोटि हो सकती है, पूर्णांक में हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकता है ना, 1/2 भी हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है, भिन्नात्मक रूप में भी होते हैं। तो जो कोटि है, कोटि शून्य भी हो सकती है, देखो कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। जबकि आणविकता क्या होगी, आणविकता शून्य अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये शून्य भी नहीं हो सकती है और भिन्न के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता इसको, किसको, आणविकता को, ठीक है ना। ये केवल जो यदि मान दिखाएंगे तो 1 2 3 इस टाइप से आएगा, यानी कि जो हमने अभी तक देखा उनमें ऐसे तो लिख रहे थे हम, एक आणुविक, द्विआणुविक, त्रिआणुविक, ऐसे तो लिख रहे थे, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं और शून्य के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा यदि देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, अभिक्रिया की जो कोटि है प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, प्राथमिक भी हो सकती है और जटिल यौगिकों पर लागू हो सकती है, ठीक है ना। जटिल अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है, जो जटिल आणविकता है, जटिल अभिक्रिया का जो कोई आणविकता का इसका अर्थ ही नहीं माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है जटिल, वो कह रहा है कि जटिल अभिक्रियाओं में सबसे धीमी अभिक्रिया वेग निर्धारक पद की आणविकता को ही अभिक्रिया की आणविकता माना जाता है, जो कि सामान्य अभिक्रिया में कोटि के समान होती है। यानी कि सिंपल क्या माना जाएगा, जैसे मानो कोई जटिल अभिक्रिया है और उसमें क्या होगा कि जो दो पद आगे मान लीजिए, तो जो क्या होगा, यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पद बहुत धीमी गति से होगा उसे वेग निर्धारक पद कहा जाएगा, और उसमें जितने अणु भाग ले रहे होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी आणविकता कहलाएगी। माना कोई अभिक्रिया है और वो अभिक्रिया दो पदों में पूरी हो रही है, ठीक है ना, और इन दो पदों में से जो एक पद है वो स्लो धीमी गति से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। उसको जो स्लो स्टेप से हो रहा होगा बेटा उसे कहेंगे वेग निर्धारक पद, और उसमें जितने अणु भाग ले रहे होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी आणविकता कहलाएगी। तो ये समझ में आ गया आणविकता और उसमें अंतर आया बेटा? हाँ जी सर। आ गया ना, चलो ठीक है ना। जटिल अभिक्रिया वाला आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो मान लीजिए हमारे पास CH3OH है ना, तो CH3OH है और प्लस इस पर HI की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, CH3I बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा, है ना। ये देखो बेटा, ये अभिक्रिया दो पदों में होती है हमेशा। पहला पद क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास CH3OH है, तो CH3OH क्या होगा कि ये क्या होगा, पहले CH3 पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। देखो ये पद क्या है, इस प्रकार से बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, है ना। और फिर क्या होगा, जो HI है, तो CH3 पॉजिटिव ये क्या करेगा, ये HI जो टूटेगा तो इसमें से क्या होगा, I के साथ I नेगेटिव हो जाएगा और तब जाकर के क्या बना देगा, CH3I। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो ये टूटना है, इस जो पदों का टूटना होता है वो बहुत धीमी गति से होता है बेटा। ये तो बहुत, ये आयनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, ठीक है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये स्लो स्टेप ये है इसका, CH3OH का टूटना। तो जब CH3OH टूटेगा बेटा तो इसको कहा जाएगा वेग निर्धारक पद, और इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहा है ना, इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। ये थोड़ा जटिल अभिक्रियाओं के लिए एक टॉपिक था इसमें दिया हुआ कि किस प्रकार से हम इसका अंतर भी निकाल सकते हैं।